Hello friends, thanks for clicking my channel. Today we are going to discuss about Evan Boland, her biography and important works. So let's get started. Evan Boland, she was born in 1944. Okay, her full name is Evan Aisling Boland. She is Irish poetess and critic. She is still working as a professor in a university. So, first of all, her introduction. Ewan Boland is known as one of the most important poetesses in contemporary Irish literature. So, Ewan Boland का नाम बहुत मशहूर है in Irish literature. Critics commend her exploration of feminist issues in her work, particularly the role of women in Irish literature and society. जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने अपने वर्क में, लिटरेचर में फेमिनिस्ट इश्यूज उठाए हैं, पर्टिकुलरली द रोल ऑफ वुमेन इन आयरिश लिटरेचर एंड सोसाइटी। आयरिश लिटरेचर में और सोसाइटी में जो वुमेन का रोल है, उसकी क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट शी हैज़ इंक्लूडेड इन हर लिटरेचर. इन हर पोइट्री शी हैज़ ऑल्सो सबवर्टेड ट्रेडिशनल आयरिश mythology and concepts of female identity in order to express a more accurate perspective on the contributions and achievements of women in Irish history, politics and culture. तो उसकी अपनी पोइट्री जो भी उन्होंने लिखी हुई है इवन बोलैंड ने, उसमें ट्रेडिशनल आयरिश मैथोलॉजी है, कंसेप्ट्स हैं फीमेल आइडेंटिटी के, और क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती थी बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में कि जो वुमेन हैं उनका आयरिश हिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में और कल्चर में उनका क्या रोल है, फीमेल की क्या आइडेंटिटी है और उन्होंने कैसे अपने सारे रोल परफॉर्म किए हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. सो दैट्स शी हैज़ गिवन इन हर लिटरेचर एंड हर वर्क इज़ बेस्ड ऑन पोस्ट कॉलोनियल एंड जेंडर एंड आयरिश लिटरेचर. तो उसका जितना भी वर्क है, जितनी भी पोइट्री उन्होंने लिखी हुई है, सारी पोस्ट कॉलोनियल और जेंडर आयरिश लिटरेचर पर. अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स. सो लेट्स डिस्कस कि उनको कौन से अवार्ड्स मिले हैं. हर अवार्ड्स इंक्लूड अ लैनन फाउंडेशन अवार्ड इन पोइट्री 1994. इनको लैनन फाउंडेशन अवार्ड मिला था पोइट्री में 94 को. एन अमेरिकन आयरलैंड फंड लिटरेरी अवार्ड मिला इनको. A Jacobs Award for her involvement in the arts program broadcast on RTE Radio. An ordinary degree from Trinity इनकी achievement है. The Bucknell Medal of Merit in 2000. The Frederick Nims Memorial Prize in 2002. So you should learn all these awards. किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. Her early life, education and career. Boland was born on September 24, 1904 in Dublin, in Ireland, right? So growing up in London and New York City. So उनका जो लालन पालन था लंदन और न्यूयॉर्क में हुआ. Boland felt alienated from her Irish heritage, particularly in London. So Boland जो थी बहुत alienated फील करती थी अपने आप में, ये बहुत अलगपन होना, ठीक है, आयरिश हेरिटेज से, क्योंकि वो अलग हो गई हुई थी. अब वो लंदन में ही पली बड़ी, तो इसलिए वो अपने कल्चर को, अपने सभी चीज़ों को याद करती थी. वो क्योंकि अपने कल्चर से अलग हो गई थी. वेयर शी वॉज अनकाउंटर्ड प्रेजुडिस अगेंस्ट द आयरिश, ठीक है. एज अ टीनेजर शी रिफ्यूज टू she returned to Ireland and attended the Holy Child कॉन्वेंट इन खिलिनी. तो जब वो टीनेजर हुई तो वो आयरलैंड वापस आ गई लंदन से, और उन्होंने एक हॉली चाइल्ड कॉन्वेंट जो स्कूल था खिलिनी में, ओके, काउंटी डबलिन में, वो उन्होंने अटेंड किया. एंड शी इमर्ज हरसेल्फ इन आयरिश कल्चर एंड बिगिन टू राइट पोइट्री. तो जैसे ही वो अपने देश पहुंची, आयरलैंड डबलिन में, इन स्कूल में पढ़ी, तो उन्होंने दोबारा अपने आप को इमर्स कर लिया, अपने आप को लीन कर लिया आयरिश कल्चर में और पोइट्री लिखनी शुरू कर दी. In 1962, she attended Trinity College in Dublin and published her first collection of words, 23 poems.
ठीक है। सो डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज को अटेंड किया उन्होंने 1962 में, और अपना फर्स्ट जो उनका कलेक्शन था 23 पोएम्स वो पब्लिश करवाया। इन 1966 शी रिसीव degrees in English and Latin from Trinity and was hired by the English department as a lecturer. So 1966 में उनको डिग्री मिली इंग्लिश में और लैटिन में फ्रॉम ट्रिनिटी। उसके बाद एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में उनको हायर कर लिया गया एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर। इन शॉर्ट टाइम हाउएवर शी फेल्ट ट्रिनिटी and because a full-time literary critic and poet. All right. Much of her early poetry focused on domestic concerns such as marriage, children, and her home in the suburb of Dublin. So उनका ज़्यादातर जो पोइट्री का फोकस था वो डोमेस्टिक कंसर्न पर था, जो घरेलू मामले होते हैं जैसे मैरिज, चिल्ड्रन, उनका अपना घर इन सबर्ब ऑफ डबलिन। डबलिन की जो सबर्ब का यहाँ मीनिंग है जो बाहर का एरिया होता है, ठीक है, जो शहर से बाहर होता है लेकिन होता है शहर के अंदर ही है, ठीक है, यानी कंट्री साइड। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। एंड येट विद द पब्लिकेशन ऑफ इन हर ऑन इमेज जो 1980 में पब्लिश हुआ था, critics begin to take notice of her exploration of feminist issues. तो जब उनकी पब्लिकेशन आई, ये पब्लिश हुआ इन हर ऑन इमेज, इनकी एक बुक, ये भी उनकी डोमेस्टिक कंसर्न पर थी। तो जो क्रिटिक्स थे, आलोचक, उन्होंने ये नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये फेमिनिस्ट इश्यूज को उठा रही हैं, उनको एक्सप्लोर कर रही हैं, particularly the role of female poets within the patriarchal literary establishment in Ireland. क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वो फीमेल पोइट थी, ठीक है, और पैट्रियार्कल लिटरेरी जो सोसाइटी है, ठीक है, तो उसकी क्या महत्ता थी उसमें, यानी कि औरत का क्या रोल था, औरत कैसे वहाँ पर रह रही थी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया हुआ। In her own image, Bolland explored such topics as domestic abuse, anorexia, breast cancer, and infanticide. तो in her own image जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी, तो उसमें बॉलैंड ने क्या एक्सप्लोर किया है, उन्होंने ये टॉपिक्स उठाए हैं कि जो डोमेस्टिक अब्यूज़ होती है, कि जो फीमेल्स का बुरा हाल होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, कैसे उनके जो हस्बैंड्स हैं या मेल्स पर्सनस हैं वो कैसे उनको हरास करते हैं, एनोरेक्सिया कोई बीमारी उनको हो जाती है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया जैसे, या इन्फेंटिसाइड, तो इन सभी के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। शी ऑल्सो एड्रेसेस द लैक ऑफ रियल वुमेन इन आयरिश मिथ्स and national history and announces her suspicion of the male literary tradition and its portrayal of women. ठीक है, तो उन्होंने ये भी एड्रेस किया है अपनी इस बुक में कि लैक ऑफ रियल वुमेन इन आयरिश मिथ्स, जो आयरिश की मिथ्स हैं, जो मिथ कथाएं होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कमी है विमेन के रोल की। वीमेन के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया हुआ जितना मील्स का किया हुआ है। एंड नेशनल हिस्ट्री में भी उनका बहुत कम जिक्र है, और यही सस्पिशन उन्होंने मेल लिटरेरी ट्रेडिशन को लेकर औरत का जो रोल है पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन वो शो किया है अपनी बुक्स में। इनकी अब बुक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। नाइट फीड इनकी एक बुक आई थी 1982 में, कंसिडर्स द कंसेप्ट ऑफ फीमेल आइडेंटिटी थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन एज वेल एज female figures who have been marginalized in Irish mythology. तो इस बुक में नाइट फीड में उन्होंने क्या किया है, एक ऑर्डिनरी वुमेन के थ्रू उन्होंने जो फीमेल की आइडेंटिटी है उनकी कॉन्सेप्ट को शो किया है, ठीक है, एंड हु हैव बीन मार्जिनलाइज्ड इन आयरिश माइथोलॉजी, जिनको एक तरह से मार्जिनलाइज कर दिया था आयरिश माइथोलॉजी में, कि उनको एक किनारे पर रख दिया गया था। उन्हीं वुमेन के बारे में वो बात करना चाहती है कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है। थ्रू दीज डिपिक्शंस ऑफ रेगुलर वुमेन शी सेलिब्रेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वुमेन्स लाइव्स। सो इन डिपिक्शन, ये जो चित्र उन्होंने इसमें दिखाए हैं नाइट फीड में, उनके द्वारा जो रेगुलर वुमेन है, ठीक है, कि उसके द्वारा ये बताया गया है कि जो वुमेन की लाइफ्स हैं, जो औरत की ज़िंदगी है,
उसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। इन हर ऑन इमेज जो 1980 में पब्लिश हुई थी एंड नाइट फीड जो 1982 में पब्लिश हुई थी, established her reputation as a writer on the ordinary lives of women and on the difficulties faced by women poets in a male dominated literary world. So इन दोनों बुक्स में उन्होंने जो औरत है एक, उसकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या रेपुटेशन है, ठीक है, एज अ राइटर, और उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में और मेल डोमिनेटेड लिटरेरी वर्ल्ड में, तो वो दिखाया गया है इन दोनों बुक्स में कि एक वुमेन को एज अ राइटर क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और उनकी क्या रेपुटेशन होनी चाहिए. नोट: her work generated much controversy and brought her international recognition as a feminist literary figure. So उनका जो वर्क था, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी, उसके लिए उनको एक फेमिनिस्ट लिटरेरी फिगर शो किया गया कि वो एक फेमिनिस्ट लिटरेरी फिगर है, यानी कि फीमेल्स के बारे में ही बात करती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को ये बता रही हैं, और उनकी एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बन गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनकी ये पहचान बन गई कि शी इज़ अ फेमिनिस्ट लिटरेरी फिगर इन्हीं बुक्स की वजह से. इन आउटसाइड हिस्ट्री जो 1990 में आई थी, शी कंटिन्यूज हर एक्सप्लोरेशन ऑफ फीमेल आइडेंटिटी. तो इस बुक में भी उन्होंने जो फीमेल की आइडेंटिटी है उसकी एक्सप्लोरेशन के बारे में ही बात की है, and strives to uncover the silence of generations of women whose lives and contributions to history and culture have been largely ignored. तो ये बुक्स भी ये भी जो बुक है इन आउटसाइड हिस्ट्री, ये भी अनकवर करती है वुमेन के जनरेशन्स का, ठीक है, जो उनकी साइलेंस थी, जो इतनी देर से जो वुमेन है साइलेंस रही हैं, बिल्कुल चुप रही हैं, एंड हुज लाइव्स एंड कंट्रीब्यूशन टू हिस्ट्री, और उनकी जो ज़िंदगियां हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में और कल्चर में, वो कितनी लार्जली इग्नोर किया गया है, बहुत बड़े तौर पर इग्नोर किया गया है, यानी उनको ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशंस रही हैं हमारे कल्चर में और हिस्ट्री में. फॉर एग्जाम्पल द एक्चुअली वुमेन, ओके, द एक्चुअल वुमेन, इस बुक में भी, ये भी उनकी लिखी हुई बुक है, पोर्ट्रेज बॉलैंड्स एनकाउंटर ड्यूरिंग अ स्टे इन एचुअल, ठीक है. तो इसमें भी ये क्या पोर्ट्रे करती हैं एक एनकाउंटर के बारे में, जब वो वहाँ एचुअल में रही थी विद एन ओल्ड वुमेन. यहाँ पर जब वो एचुअल में रही थी तो वो उनका एक सामना एक ओल्ड वुमेन से हुआ, उनसे उनकी बातचीत हुई थी, हु डिस्कसेस ऑफ द आयरिश फैमिन and the people struggle to survive such difficult times. तो इस ओल्ड वुमेन ने बॉलैंड के साथ आयरिश फैमिन को लेकर और जो लोगों ने स्ट्रगल की थी डिफ़िकल्ट टाइम में, एक औरत ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए, इन सभी के बारे में उन्होंने इनको बताया था. हर फर्स्ट टू कलेक्शंस, उनकी जो बॉलैंड की जो पहली दो कलेक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं, 23 पोएम्स जो 1962 में पब्लिश हुई थी, एंड ऑटम एसे जो 1963 में पब्लिश हुआ था, वर पब्लिश बिफोर शी वॉज 20 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है. तो वो 20 ईयर्स की जब हुई नहीं थी, उससे पहले की ये दोनों जो हैं क्रिएशंस हैं उनकी, ये आप याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चन जो हैं बनेंगे. इवन बॉलैंड्स एज ए मैच्योर राइटर, फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री वॉज न्यू टेरिटरी, पब्लिश इन 1967. तो इवन बॉलैंड जब वो एज ए मैच्योर राइटर थी तो उनकी फर्स्ट बुक कौन सी थी, न्यू टेरिटरी, जो पब्लिश हुई थी 1967. दिस वॉज फॉलोड बाय द वॉर हाउस जो 1975 में आई. इसके बाद फिर इनकी बुक पब्लिश हुई थी द वॉर हाउस जो 1975 में आई थी. अब ये उनकी कुछ बुक्स हैं, ठीक है. हर बुक्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड डोमेस्टिक वायलेंस. इनकी जो बुक है पोइट्री की उसमें आती है एक डोमेस्टिक वायलेंस जो 2007 में आई थी, अगेंस्ट लव पोइट्री जो 2001 में पब्लिश हुई, द लॉस्ट लैंड 1998 में पब्लिश हुई थी, एंड ओरिजिन लाइक वाटर कलेक्टेड पोएम्स जो 1967 से लेकर 1987 के बीच में पब्लिश हुई थी,
के बीच लिखी गई थी और 1996 में पब्लिश हुई थी। इन अ टाइम ऑफ वायलेंस जो 1994 में पब्लिश हुई। आउटसाइड हिस्ट्री सेलेक्टेड पोएम्स जो 1980 और 1990 में लिखी गई थी, के बीच में लिखी गई थी, जो 1990 में पब्लिश हुई थी। द जर्नी एंड अदर पोएम्स जो 1986 में पब्लिश हुई। नाइट फीड 1982 में पब्लिश हुई थी एंड इन हर ऑन इमेज 1980 में पब्लिश हुई थी। तो ये सारी जो इनकी पोएम्स हैं आप याद रख लीजिएगा इनको। In addition to her books of poetry, Bolland is also the author of some prose works. So poetry के अलावा Bolland ने कुछ prose works भी लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? Object Lessons है सबसे पहले। Object Lessons, The Life of the Women and the Poet in Our Time. तो ये पूरा नाम है इसका, Object Lessons, The Life of the Women and the Poet in Our Times, जो 1995 में पब्लिश हुई थी। A volume of prose and co-editor of The Making of a Poem, ठीक है। A Northern Anthology of Poetic Forms, ये 2000 में पब्लिश हुई थी। Her most recent prose book is, जो उनकी मोस्ट रिसेंट प्रोज बुक है वो कौन सी है? अ जर्नी विद टू मैप्स, ठीक है। बिकमिंग अ वुमेन पोएट, जो 2011 में पब्लिश हुई थी। तो ये इसकी को एडिटर भी रह चुकी हुई है इस बुक की, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इनकी कुछ पोएम्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद रख लें। द पोएम इज फर्स्ट है पोमेग्रेनेट, ठीक है। इसमें मेन थीम क्या है? लॉस, एक तरह का कोई लॉस है। रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर, मिथ, तो ये 3 चीज़ें इसमें मेन थीम्स हैं। सेकंड पोएम है इनकी द मोमेंट, इनकी मेन थीम्स हैं मदरहुड, ऑर्डिनरी एंड सबर्बन लाइफ। थर्ड पोएम है इनकी इम्पॉर्टेंट चाइल्ड ऑफ अवर टाइम, इनकी मेन थीम क्या है? दिस पोएम एग्जामिन्स द कॉस्ट ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस दिखाई गई है। The child is an innocent victim of the troubles and the poet wonders if any sense can be made of such an act. तो एक छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा, वो इसका एक शिकार हो जाता है, जो भी ट्रबल्स क्रिएट हुई हैं, और पोइट जो वो बहुत वंडर करती है, हैरान होती है इस चीज़ को देखकर कि ऐसा भी हो सकता है। शी सेज दैट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली इज़ टू एंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो वो कहती है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अल्टीमेटली हम क्या इंश्योर करते हैं कि हमारे चिल्ड्रन जो हैं ऐसी पॉलिटिकल सोसाइटी में क्या सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। द टोन इन दिस पोएम इज़ वन ऑफ द सैडनेस एंड ऑफ रिग्रेट। तो इस पोएम की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली है, उदासी वाली है, और रिग्रेट है, क्योंकि बच्चा जो होता है उस टाइम पर मर जाता है। एंड द पोएट इज़ मॉर्निंग द लॉस ऑफ हर इनोसेंट चाइल्ड, और पोइट जो है इसमें वो रो रही होती है क्योंकि उसका इनोसेंट चाइल्ड जो है मर जाता है। फोर्थ पोएम है लव, ठीक है, इसकी थीम है लव एंड मैरिज। तो इसकी जो टोन है पोएम की, देयर इज अ सेंस ऑफ सॉरो, तो दुख से भरी हुई टोन है इस पोएम की, ऑफ लॉस एंड लॉन्गिंग इन दिस पोएम, ठीक है। नेक्स्ट पोएम है द वॉर हाउस। वॉर हाउस में क्या दिखाया गया है? द इमेज ऑफ द loose horse roaming through gardens and destroying plants is used to discuss violence in Northern Ireland. तो इसमें दिखाया गया है कि एक आवारा घोड़ा है जिसको खुला छोड़ा हुआ है, वो गार्डन्स के थ्रू प्लांट्स को सभी को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा है, ठीक है। एंड इसे डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि जो वायलेंस हो रही थी नॉर्दर्न आयरलैंड में वो शो की गई है इस हॉर्स से, छोड़ा हुआ है बिल्कुल। एंड इट लैक्स इनसाइट इनटू द डैमेज इट इज़ कॉजिंग। सो ये जो घोड़ा है हॉर्स, इसको कुछ नहीं पता है कि मैं क्या क्या डैमेज किए जा रहा हूँ। द इमेज क्रिएट्स एन एटमोसफियर ऑफ ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इसमें ट्रेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग का एटमोसफियर जो है वो क्रिएट किया गया है। सच ए प्रिसाइज एंड इंसाइटफुल वे टू एग्जामिन द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट ऑफ वायलेंस इन नॉर्दर्न आयरलैंड। तो किस तरह से इन्होंने ये डिस्कस किया है, एग्जामिन किया है
वायलेंस जो नॉर्दर्न आयरलैंड में चल रही थी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट लेसन्स, द लाइफ ऑफ द वुमेन एंड द पोएट इन अवर टाइम। तो इसमें उन्होंने क्या शो किया है, दिस इज अ प्रोज वर्क बाय इवन बोलैंड। तो ये एक प्रोज वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है अ जर्नी विद टू मैप्स। तो ये एसेज हैं इसमें लिखे गए इनके। These inspiring essays by Evan Boland are both critical and deeply personal. तो ये इंस्पायरिंग ऐसे हैं जो इवन बोलैंड ने लिखी हैं, ये क्रिटिकल भी हैं और डीपली पर्सनल भी हैं, रिवीलिंग द एडवेंचर, पैशन एंड स्ट्रगल ऑफ बिकमिंग अ वुमेन पोएट। तो इसमें उन्होंने एक तरह से अपने आप को जो है एडवेंचर को रिवील करते हैं, उनकी पर्सनल फीलिंग को और पैशन को और स्ट्रगल को, जो उन्होंने स्ट्रगल की है एक वुमेन पोएट बनने के लिए। बोलैंड ट्रेसेस हर ऑन एक्सपीरियंसेस एज अ वुमेन, वाइफ एंड मदर एंड देयर इफेक्ट ऑन हर पोइट्री। तो बोलैंड जो है वो ट्रेस करती है अपने एक्सपीरियंसेस को कि वो एक वुमेन की तरह, एक वाइफ की तरह और मदर की तरह कैसे रही और इस चीज़ों का कैसे उनकी पोइट्री पर इफेक्ट पड़ा। एंड शी लुक्स टू द वर्ल्ड वेयर शी कैन चेंज द पोइटिक पास्ट एज वेल एज द प्रेजेंट। और वो पूरी दुनिया को देखती है और कैसे उसका जो पोइटिक पास्ट था उसमें क्या क्या चेंजेस आई पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो वो सभी के बारे में उन्होंने अपने इन एसेज में डिस्कस किया हुआ है। सो अ वुमेन विदाउट अ कंट्री जो 2014 में आई थी ये बुक इनकी, इट इज़ अ पोइट्री कलेक्शन बाय इवन बोलैंड। शी एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मदर, डॉटर and generation and how even without a country or settled identity a legacy of love can endure। तो ये इनकी पोइट्री कलेक्शन है ये अ वुमेन विदाउट अ कंट्री। इसमें उन्होंने मदर, डॉटर और जनरेशन के बारे में डिस्कस किया है। एंड कैसे विदाउट कंट्री और सेटल्ड आइडेंटिटी कैसे एक वुमेन रहती है, एंड legacy of love can endure। A Woman Without a Country is a collection in the 4 parts। और ये जो बुक है A Woman Without a Country, ठीक है, इसमें इसके 4 पार्ट्स हैं, सॉन्ग एंड एरर, A Woman Without a Country, The Trials of Our Faith एंड एज ऑफ एम्पायर। तो ये 4 पार्ट्स हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। Evan Boland has taught at several universities including University College Dublin, Bowdoin College, the University of Utah, and at present she is a professor at Stanford University। तो अभी भी यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हैं एज ए प्रोफेसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, प्लीज़ लाइक इट इफ़ यू लाइक इट, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।